स्टेडिमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है थल। इससे संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जो हैं उनका संकलन आज के वीडियो में किया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाने की संभावना है। वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको किसी पॉइंट में अगर दिक्कत हो तो उनके लिए हमने जो कठिन शब्द हैं उनका इंग्लिश वर्जन भी ब्रैकेट में दिया है ताकि उनको समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। पहला बिंदु है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो हर साल हम देखते हैं 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जल दिवस। तो ये एक क्वेश्चन तो यहीं से कई बार ये पूछा जा चुका है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। अगला बिंदु है, सूर्य के ताप के कारण जो जल है वो वाष्पित हो जाता है कि जैसे सूर्य का ताप अधिक होगा तो समुद्रों का जो जल है वो वाष्प बनकर भाप बनकर ऊपर उठता है। तो ये वाष्पित हो जाता है किसके कारण? सूर्य की अधिक गर्मी के कारण। और ठंडा होने पर जलवाष्प जो है वो संघनित होकर बादलों का रूप लेता है और ये क्या होता है, ये जो भाप बनकर ये जल जो है ये ऊपर जाता है। फिर जैसे ही ठंडा होता है और इसके हवा टकराती है तो ये छोटे छोटे बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। यहाँ से बादलों से यह वर्षा या फिर हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। यह धरती या समुद्र से ही उठता है और वापस वहीं आकर गिर जाता है। तो इसका ये जल चक्र जो है ये वाष्प के रूप में इसका चलता रहता है। अगला बिंदु है, जिस प्रक्रम में जल जो होता है वो लगातार अपना स्वरूप बदलता है, अपना जो नेचर है वो बदलता रहता है। कभी वो बर्फ़ के रूप में कठोर होता है और कभी वो पिघलकर तरल पानी बन जाता है। तो वो लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। कभी वो भाप के रूप में अत्यधिक हल्का होता है और फिर वर्षा की बूंदों के रूप में वो नीचे गिरता है। तो ये सभी क्या है? वाटर साइकिल ये कहलाता है। अगला बिंदु है, हमारी पृथ्वी की सतह पर लगभग 3/4 भाग मतलब 3/4 जो भाग है वो जल से ढका हुआ है और 1/4 भाग जो है वहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान और मनुष्यों के रहने के लिए जगह स्थित है। तो इसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, परंतु इसका जो अधिकांश भाग है वो क्या है? लवणीय है। अब हम जल चक्र से संबंधित चित्र देख लेते हैं ताकि आप जल चक्र को बहुत आसान तरीके से समझ सकें। यहाँ आप देख सकते हैं ये जल चक्र का चित्र है। इसमें जो ये महासागर है यहाँ से जो जल है वो भाप के रूप में वाष्पीकरण होकर क्या होता है? ऊपर बादलों में जाता है और फिर ये जैसे ही ऊपर बादलों में पहुँचता है और ये ठंडी हवा से टकराता है और बादलों में इसका संघनन होता है, उसके बाद में ये वर्षा के रूप में छोटे छोटे बूंदे नीचे गिर आता है और ये वर्षा का जल जो है ये पहाड़ों पठारों से नीचे फिसलकर वापस वहीं आ जाता है, महासागरों में ये वापस आ जाता है। तो महासागरों से ये जल ऊपर उठा है और वापस यहीं पहुंचा है। यही क्या है? जल चक्र कहलाता है। फिर आगे हम बात करें तो इसमें आगे है महासागरों की गतियों का वर्गीकरण कि जो महासागर की गतियाँ होती हैं वो कितने भागों में विभाजित हैं वो हम देखने वाले हैं। ये 3 भागों में विभाजित हैं, एक तो तरंगे, एक ज्वार भाटा और एक धाराओं के रूप में। इन सभी का हम चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, मगर उससे पहले हम एक बिंदु और देख लेते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार
ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है तो वो क्या कहलाती है? तरंगे कहलाती हैं। तो ये जो तरंगे हैं इसकी ये डेफिनेशन हो गई। जल का लगातार ऊपर उठना और गिरना तरंगे कहलाता है। 15 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाली विशाल जो ज्वारीय तरंगे होती है उनको सुनामी कहते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, सुनामी क्या होती है? तो सुनामी में क्या होता है? 15 मीटर ऊंचाई तक ये लहरें उठती हैं। 2004 की बात है, 26 दिसंबर 2004 में क्या हुआ था? सुनामी आने के कारण अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें जो इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, वो इस सुनामी के कारण क्या हो गया था? डूब गया था। तो ये 2004 की बात है। फिर हम बात करें, ये सुनामी शब्द बार बार आ रहा है, सुनामी शब्द होता क्या है? सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ है पोताश्रय तरंगे। ज्वार भाटा और धाराएं भी हम देखने वाले हैं, मगर उससे पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं महासागरों की गतियों के वर्गीकरण का। इस चित्र में आप देख सकते हैं विश्व के प्रमुख झील, समुद्र और महासागर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें, कौन कौन से महासागर हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अमेजन नदी कौन से महाद्वीप का भाग है? तो ये आप इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इधर प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये आर्कटिक सागर है ऊपर, और ये उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बियर झील आपको देखने को मिल रही है। सुपीरियर झील जो है वो कहाँ पर है? वो भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इस चित्र के माध्यम से आपके बहुत से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इधर हम एशिया महाद्वीप देखें तो कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में है। हांगहो जो चीन की नदी है वो भी इसी में है। यहाँ आप देख सकते हैं ये भारत, अपना देश भारत है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी बहते हैं। फिर आप देख सकते हैं लाल सागर कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, नाइजर नदी कहाँ पर बहती है, भूमध्य सागर कहाँ पर है। तो आप ये लोकेशन इस मैप के माध्यम से याद रख सकते हैं। कांगो नदी कौन से महाद्वीप में बहती है, विक्टोरिया झील कौन से महाद्वीप में है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इस मैप के माध्यम से याद हो जाएंगे। ऑरेंज नदी, हिंद महासागर इधर है, प्रशांत महासागर इधर है, दक्षिणी चीन सागर ये है, पूर्वी चीन सागर इधर है, कर्क रेखा ये है। तो यहाँ आप बहुत आसानी से कई क्वेश्चनों को याद रख सकते हैं। फिर हम आगे बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी नदी बहती है? डार्लिंग नदी। कोरल सागर किस साइड में है? ये दिखाई दे रहा है, ये मकर रेखा है और बीच में 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा है। आप देख सकते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहाँ पर है, दक्षिणी सागर कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर है। तो सब कुछ आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। अगले बिंदु की बात करें कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जो जल है उसका ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो हमने अभी देखा था ज्वार भाटा क्या कहलाता है, जल ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, तो ये ज्वार भाटा है। ऐसी स्थिति दिन में 2 बार हमें देखने को मिलती है। अगर सर्वाधिक ऊंचाई पर जल ऊपर उठ जाता है तो वो ज्वार कहलाता है, और इसके विपरीत जल जितनी नीची गहराई में जाता है वो भाटा कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे ज्वार क्या है और भाटा क्या है। अगला बिंदु है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, जल जो है वो जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें उच्च ज्वार देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें पूर्णिमा और अमावस्या। इन दिनों में क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, तीनों एक सीध में आ जाते हैं, कतार में आ जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ऐसे लाइन में ये आ जाते हैं। उस समय क्या होता है, उच्च ज्वार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो
चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप लघु ज्वार भाटा आता है। अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे उच्च ज्वार क्या होता है और लघु ज्वार क्या होता है, मगर उससे पहले हम एक बिंदु और देख लेते हैं। उच्च ज्वार जहाज को बंदरगाह तक एवं मछलियों को नदी के तटों तक लाने का काम करता है। तो उच्च ज्वार में क्या होता है, जहाज जो है वो किनारे पर आ जाते हैं, मछलियाँ भी किनारे पर आ जाती हैं। ज्वार भाटा विद्युत पैदा करने में भी सहायक माना जाता है। इस चित्र में हम देखें तो यहाँ आपको लघु ज्वार की स्थिति दिखाई दे रही है। लघु ज्वार कब होता है, जब ये ट्रायंगल की शेप में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य आते हैं। जब ये सिद्ध में होते हैं तब तो दीर्घ ज्वार भाटा आता है, और जब ये समकोण की स्थिति में होते हैं तब लघु ज्वार आता है। तो यहाँ आप इनकी स्थिति देख सकते हैं, ये समकोण में है। अब हम बात करते हैं बृहत ज्वार भाटा। इसमें क्या होता है, इसमें ये स्थिति तीनों एक सिद्ध में होने पर आती है। इधर सूर्य है, बीच में चंद्रमा है, इधर पृथ्वी है। तो आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति जो है वो पूर्णिमा के दिन होती है। और इस दिन क्या होता है, आप यहाँ देखोगे बीच में अगर चंद्रमा है तब यहाँ पर चंद्र ग्रहण की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। कक्षा 6 में ये हमने अध्ययन कर लिया है। अब इसकी जो दूसरी स्थिति है अमावस्या वाली, वो देख लेते हैं। अमावस्या में क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, और पृथ्वी जो है वो सूर्य व चंद्रमा के बीच में रहती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और वो चंद्रमा पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो ये है चंद्र ग्रहण, सॉरी ये क्या है, चंद्र ग्रहण। और ऊपर वाला जो था वो सूर्य ग्रहण था। अब चलते हैं हम अगले बिंदु में। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर जो है वो शीत जलधारा है। तो जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी। तो इसमें गर्म कौन सी है और ठंडी कौन सी है, इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, मगर उससे पहले हम अंतिम बिंदु देख लेते हैं। महासागरीय जलधाराएं जो हैं वो किसी क्षेत्र के तापमान को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। गर्म जलधाराएं और शीत जलधाराएं जो हैं, इनका मिलन स्थल जो है वो विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पर ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं वो मत्स्यन क्षेत्र कहलाता है। कुहरे का मौसम बन जाने से नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अब हम गर्म जलधारा और शीत जलधारा को मैप के माध्यम से देखने वाले हैं। कौन सी जलधारा कहाँ पर प्रवाहित होती है। इस चित्र में आप महासागरीय जलधाराएं देख रहे हैं। तो यहाँ शीत जलधारा जो है वो तो ब्लू वाले तीर में दिखाई गई है, और कोष्ण जलधारा मतलब जो गर्म जलधारा है वो रेड वाले तीर में दिखाई गई है। आप देखते होंगे कि जो भी चीज़ जलती है वो रेड दिखाई देती है। तो रेड क्या होता है, गर्म को संकेत कर रहा है। तो यहाँ जो भी रेड जलधाराएं हैं वो कोष्ण धाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं, और जो ब्लू हैं वो शीत जलधाराएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी वायु अपवाह ठंडी जलधाराएं हैं। हेम्बोल्ट जो है ये गर्म जलधारा है, और कैनरियन धारा ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 0 डिग्री विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर गर्म जलधाराएं हमें अधिक देखने को मिलती है। सिर्फ एक तो ये ठंडी जलधारा, एक ये ठंडी जलधारा। कुछ जलधाराएं जो है वो ठंडी इस भाग में है, बाकी सभी गर्म जलधाराएं हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ ब्राज़ीलियन जलधारा गर्म है। फॉकलैंड जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। तो यहाँ आप सब जलधाराओं को देख सकते हैं। हम्बोल्ट विषुवतीय विपरीत जलधारा, ये सभी क्या हैं, ये गर्म जलधारा है। फिर हम इसके उत्तरी भाग में चलते हैं। तो ऊपर उत्तरी भाग में हम देखें
तो ये गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है जो उत्तरी ध्रुव में हमें देखने को मिलती है। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं अलास्का जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।